नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं डिश वॉशर, कार हीटर, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर और वाईफाई, क्या वो एक चीज़ है जो इन सब में कॉमन है? और वो है दे आर ऑल इन्वेंटेड बाय वुमेन। सुन के शौक लगा ना? चलिए समझते हैं। 1886 में जोसेफाइन कॉल्ट्रेन ने इन्वेंट किया डिश वॉशर, क्योंकि उनका स्टाफ बार बार उनकी चाइना प्लेट्स तोड़कर उनका नुकसान कर देता था। 1893 में मार्गरेट विलकॉक्स ने बनाया कार हीटर, ताकि ठंड के दिनों में सफ़र आसान हो जाए। 1914 तक फ्लोरेंस पार्पर्ट ने पेटेंट करवाया और बेचना शुरू किया इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, जो आज हर घर का एसेंशियल है। और सबसे कूल फैक्ट, वाईफाई और ब्लूटूथ जैसा टेक भी एक औरत की सोच का नतीजा है। 1940s में हॉलीवुड एक्ट्रेस हेडी लमार ने इन्वेंट किया था फ्रीक्वेंसी होपिंग सिस्टम, जो आज के वायरलेस कम्युनिकेशन का बेस बना। तो अगली बार जब आप डिशवॉशर चलाएं, फ्रिज खोलें, कार में हीटर लगाएं या वाईफाई यूज़ करें, एक बार सोचना ज़रूर, ये सब पॉसिबल हुआ उन ब्रिलियंट वुमेन की वजह से, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दी। क्यों चौंक गए ना? ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करिए जीके फैक्टोपीडिया को। नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया फिर एक बड़ा झटका। H-1B वीज़ा फ़ी में हुआ इजाफा। 10,000 USD डॉलर की फ़ी लगेगी अपनी एप्लीकेशंस पर, और करंट वीज़ा होल्डर्स सेफ हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी स्टोरी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को प्रोक्लेमेशन साइन किया, जिसमें बनाया गया एक नया रूल। न्यू H-1B वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए कंपनीज या एप्लीकेंट्स को हर एक पिटीशन के साथ 10,000 USD डॉलर पे करना पड़ेगा। ये फ़ी 21 सितंबर 2025 से एक्टिव होगी। लेकिन एक रिलीफ भी है। अगर आप ऑलरेडी H-1B वीज़ा होल्डर हो या वीज़ा रिन्यूअल चाहिए हो, तो ये फ़ी आप पर अप्लाई नहीं होगी। ये सिर्फ फ्रेश एप्लीकेंट्स के लिए हैं। इंडिया ने इस पर ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स उठाए हैं। फैमिलीज, ट्रेवल प्लान्स, ग्लोबल आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, TCS, जोहो, सबको रीथिंक करना पड़ेगी अपनी स्ट्रैटेजी। NASSCOM ने कहा है कि ऑनशोर स्टाफिंग और यूएस प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंस कम होगी। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई H-1B होल्डर फ्रेंड है, तो प्लान टाइट करो। ट्रैवल रिन्यूअल्स और एप्लीकेशन टाइमलाइंस देख लो। ये चेंज सिर्फ यूएस के वीज़ा गेम को नहीं बदलेगा, बल्कि इंडिया ग्लोबल टेक सीन को रीशेप करेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जीके फैक्टोपीडिया से। नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हिस्ट्री बुक्स में कभी नज़र ही नहीं आई। नाम है उलास्कर दत्त, बंगाल के यंग रेवोल्यूशनरी, जिनका जन्म 1885 में हुआ था। स्टूडेंट लाइफ में ही वो बिपिन चंद्रपाल और रविंद्रनाथ टैगोर की स्पीचेस से इंस्पायर होकर फ्रीडम स्ट्रगल में कूद पड़े। और इसी सफ़र में उनकी मुलाकात हुई बिपिन पाल की बेटी लीला से। प्यार हुआ तो उन्होंने शादी का वादा किया। उलास्कर केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे और अपनी नॉलेज से उन्होंने रेवोल्यूशनरीज़ के लिए एक्सप्लोसिव्स बनाए। लेकिन 1908 में वो अलीपुर बॉम्ब केस में अरेस्ट हुए और भेज दिए गए सेल्यूलर जेल, जहां उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। लीला ने उन्हें इंतज़ार करने का वादा किया था, लेकिन उनके लेटर्स कभी उन तक पहुँचे ही नहीं। और झूठी खबरों ने लीला को यकीन दिला दिया कि उलास्कर अब जिंदा ही नहीं। सालों बाद मजबूरी में उसने भी शादी कर ली। लेकिन ट्विस्ट ये है, जब सालों बाद उलास्कर जेल से छूटकर वापस आए, उन्हें पता चला कि लीला ने उनका सालों तक इंतज़ार किया था। उनका दिल टूटा, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फाइट कंटिन्यू रखी। 1931 में फिर से जेल गए और फिर एक दिन पता चला लीला विधवा है और पैरालाइज्ड भी। और सोचिए, सालों के बाद भी उलास्कर का प्यार जिंदा था। वो बॉम्बे गए, लीला को वापस बंगाल लाए, समाज के उसूलों के खिलाफ जाकर उससे शादी की। ज़िंदगी मुश्किल थी, पैसे कम थे, लीला को देखभाल की ज़रूरत थी। उलास्कर ने असम में रिफ्यूजी बच्चों को पढ़ाया और अपनी आखिरी सांस तक लीला का ख्याल रखा। 1965 में जब वो चले गए, दुनिया उन्हें लगभग भूल चुकी थी। लेकिन उनकी कहानी एक याद दिलाती है, ये सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी जो मौत, समय और समाज सबसे बड़ी थी। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए जीके फैक्टोपीडिया से। नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। इंडिया की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025।
ये बिल कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर हो, किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में अरेस्ट होके 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो उसका मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसका मकसद है राजनीति के अपराधीकरण को रोकना। आज इंडिया के पार्लियामेंट और असेंबलीज में ऐसे कई लॉ मेकर्स हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, मर्डर, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग तक के। ये बिल एक मैसेज देता है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं उन्हें कानून बनाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अरेस्ट और कन्विक्शन अलग चीज़ है। कोई भी लीडर पॉलिटिकल वेंडेटा में गलत अरेस्ट हो सकता है। अगर ट्रायल चल रहा है और जुर्म साबित नहीं हुआ है, फिर भी सिर्फ 30 दिन जेल में रहने पर उसका पद चला जाएगा। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये बिल सच में क्लीन पॉलिटिक्स लाएगा या फिर एक नया पॉलिटिकल वेपन बन सकता है? तो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर आपके क्या व्यूज़ हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल जीके फैक्टोपीडिया को फॉलो करिए। नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो आप हर मूवी की स्टार्टिंग में देखते हो पर शायद कभी ध्यान नहीं देते। सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेशन कार्ड। हाँ, वही ग्रीन या ब्लू स्क्रीन जिस पे लिखा होता है यू, यूए, ए या एस। बट इसका एक्चुअल मतलब क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये सर्टिफिकेशन करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, जो डिसाइड करता है कि कौन सी मूवी किस ऑडियंस के लिए सुटेबल है। तो चलो डिकोड करते हैं। यू सर्टिफिकेट, यूनिवर्सल, मतलब मूवी सब देख सकते हैं, छोटे बच्चे भी, यूजली फैमिली मूवीज, कॉमेडीज, एनिमेशंस। यूए सर्टिफिकेट, मतलब अंडर 12 देखने के लिए गार्जियन की गाइडेंस चाहिए, थोड़ा एक्शन, माइल्ड वायलेंस या कॉम्प्लेक्स थीम्स भी हो सकते हैं। ए सर्टिफिकेट, मतलब अडल्ट्स ओनली, 18+ ऑडियंस, इसमें स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, वायलेंस, बोल्ड सीन्स आ सकते हैं। अब आता है एस सर्टिफिकेट, ये सबसे रेयर है, मतलब मूवी एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बनाई गई है, जैसे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट या आर्मी प्रोफेशनल्स। इंटरेस्टिंग ना? सर्टिफिकेशन का इम्पैक्ट बढ़िया होता है बॉक्स ऑफिस पर भी। यूए मूवीज़ यूजली ज़्यादा लोग देख लेते हैं और ए सर्टिफिकेट वाली मूवीज़ की ऑडियंस लिमिटेड होती है। सो अगले टाइम जब मूवी शुरू हो उस ग्रीन स्क्रीन को इग्नोर मत करना, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आपको क्या देखने को मिलेगा और किस तरह का कंटेंट इंडिया में पब्लिकली अलाउ है। बस अब आपको सेंसर बोर्ड के हर लेटर की कहानी समझ आ गई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल जीके फैक्टोपीडिया को फॉलो करिए। नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। रजिस्टर्ड पोस्ट, जो सालों से हम सबके विश्वास का प्रतीक रहा है, वो अब मर्ज हो चुका है स्पीड पोस्ट से 1 सितंबर से। एक छोटा अनाउंसमेंट बट काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। रजिस्टर्ड पोस्ट एक साधारण मेल नहीं था। ये कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड, एड्रेसी स्पेसिफिक और अफोर्डेबल था। बट ओवर 50 years यूसेज ड्रॉप्ड बाई 25% फ्रॉम 24 मिलियन इन 2011 to 185 मिलियन इन 2020। डिजिटल और कोरियर्स ने पुराने मॉडल को चैलेंज किया। अब सब रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विसेज स्पीड पोस्ट में मर्ज हो जा रहे हैं। मतलब वही लीगल सेफगार्ड्स, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ट्रैकिंग, एड्रेसी स्पेसिफिक डिलीवरी अब स्पीड पोस्ट के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। प्लस अब सब रजिस्टर्ड आइटम्स एयरशिप्ड होंगे फॉर फास्टर डिलीवरी। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। स्पीड पोस्ट ज़्यादा महंगा है, 20 to 25% कॉस्टलियर है, जो रूरल यूजर्स और स्मॉल ट्रेडर्स को इफेक्ट करेगा। इनफैक्ट कोर्ट और लॉयर्स भी कह रहे हैं कि लीगल मीटिंग्स में रजिस्टर्ड पोस्ट स्लिप RPAD का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। कोर्ट्स अब स्पीड पोस्ट प्रूफ ऑफ डिलीवरी को RPAD के जैसे प्रोवाइड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये सच है कि इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, लेकिन इंडिया पोस्ट का कहना है मॉडर्नाइजेशन नॉट इरेजर। रजिस्टर्ड पोस्ट की लेगेसी अब स्पीड पोस्ट में एक नई वाइब के साथ जी रही है। आपको क्या लगता है, ये अपग्रेड है या एक्सेसिबिलिटी का कॉम्प्रोमाइज़? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल जीके फैक्टोपीडिया को फॉलो करिए। नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइगर की जो दुनिया में सबसे रेयर माना जाता है, मेलेनिस्टिक टाइगर, यानी कि ब्लैक टाइगर। नॉर्मल टाइगर्स में आपको ऑरेंज बॉडी और ब्लैक स्ट्राइप्स दिखते हैं, लेकिन मेलेनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें ब्लैक पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है और रिजल्ट स्ट्राइप्स इतने घने हो जाते हैं कि टाइगर ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक दिखने लगता है। और ये कोई कहीं भी नहीं
बल्कि भारत के उड़ीसा के फॉरेस्ट एरियाज़ जैसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। यहाँ 60% से ज़्यादा टाइगर्स मेलेनिस्टिक हैं, जो दुनिया के लिए एक बड़ी यूनिकनेस है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये म्यूटेशन इनब्रीडिंग की वजह से हुआ होगा, क्योंकि सिमलीपाल रिलेटिवली आइसोलेटेड है, मतलब नेचर का अपना एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब सोचिए, दुनिया भर में टाइगर्स ऑलरेडी इंडेंजर्ड स्पीशी है और उसके अंदर भी मेलेनिस्टिक टाइगर तो सुपर रेयर है। एक तरह से ये हमारी नेचुरल हेरिटेज का लिविंग ट्रेजर है। तो अगला सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, मेलेनिस्टिक टाइगर को हम एक ब्लेसिंग मान सकते हैं या वार्निंग कि हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल जीके फैक्टोपीडिया को फॉलो करिए। नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। कोल माइंस दुनिया के सबसे टफ एनवायरनमेंट में से एक। सोचो, दिन भर जमीन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ फीट अंडरग्राउंड, और सबसे बड़ी दिक्कत कम्युनिकेशन। ना मोबाइल सिग्नल्स, ना इंटरनेट। मतलब माइनस अपने परिवार से बात तक नहीं कर पाते जब तक वो वापस ऊपर नहीं आते। इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मोटोरोला ने एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, डीप कनेक्ट टेक्नोलॉजी। डीप कनेक्ट एक यूनिक सिस्टम है जो वॉकी टॉकी और स्मार्टफोन को इंटीग्रेट करता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में, माइनर्स के पास जो वॉकी टॉकीज होते हैं, अब उनसे वो डायरेक्टली अपनी फैमिली के स्मार्टफोन्स पर कॉल कर पाते हैं। ये उनका एक लाइफलाइन बन गया है लिटरली। और सबसे बड़ी बात, ये सोल्यूशन अफोर्डेबल और स्केलेबल है। मतलब सिर्फ एक कोल माइन तक लिमिटेड नहीं, इससे और जगह भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अभी धनबाद के एक कोल माइन में टेक्नोलॉजी लगाई गई है और वहाँ के माइनर्स को बहुत रिलीफ मिला है। झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में मोटोरोला की प्रेजेंस काफ़ी पुरानी है। झारखंड पुलिस भी अपने वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए मोटोरोला के इक्विपमेंट्स यूज़ करती है, और टाटा स्टील जमशेदपुर जैसे बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप्स में भी मोटोरोला के वॉकी टॉकीज ट्रेनिंग और ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं। तो मोटोरोला की डीप कनेक्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं, बल्कि एक इमोशनल ब्रिज है जो ज़मीन के अंदर के अंधेरे को ऊपर की दुनिया की रोशनी से जोड़ता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल जीके फैक्टोपीडिया को फॉलो करिए। नमस्कार दोस्तों, जीके फैक्टोपीडिया में आपका स्वागत है। अभी इंडिया में E20 फ्यूल का रोल आउट शुरू हुआ है, यानी पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिक्स होगा। और इसी वजह से ड्राइवर्स और कार मेकर्स दोनों की टेंशन बढ़ गई है। क्या है इसका सीन, चलिए समझते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज़, इथेनॉल फ्यूल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन कम करता है और इंडिया को फॉरेन ऑयल इंपोर्ट्स पे कम डिपेंडेंट बनाता है। मतलब पैसा भी बचेगा और एनवायरनमेंट भी। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। ड्राइवर्स बोल रहे हैं माइलेज कम हो रहा है। कार कंपनीज कहती हैं कि पुरानी गाड़ियों के इंजन्स E20 को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। मतलब मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट बढ़ सकती है। तो E20 एक क्लीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बड़ा स्टेप है, लेकिन गाड़ी और पॉकेट दोनों पे इसका असर ज़रूर पड़ने वाला है। अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है, माइलेज पहले या एनवायरनमेंट पहले? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल जीके फैक्टोपीडिया को फॉलो करिए।